सो हाय अभिषेक दिस साइड टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू लेक्चर जनरल साइंस के लिए बीपीएससी। ठीक है। सो बीपीएससी के लिए हम लेक्चर लेके आए हैं जो कि हमारा लास्ट रिवीजन लेक्चर रहने वाला है। ठीक है। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मैं भी एक एस्पायरेंट रहा हूँ एंड और भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहुत लोग मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी हैं तो जिन्होंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की है एंड उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, सभी के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि लास्ट डे पे जाके ये नहीं पता लगता कि अब क्या रिवाइज करना है। ठीक है। और अगर पूरा रिवाइज नहीं किया हो तो गिल्ट फील बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें लेट सपोज जो बिहार के पर्सन है या बिहार के जो लोग हैं, बिहार के स्टूडेंट्स क्या हैं, उनको बिहार में एग्जाम देना है, उनको भी ट्रैवल तो करना ही पड़ता है। एंड जो हम लोग लेट्स सपोज कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई दूसरे स्टेट्स में रह रहा है, तो वो ये यूनियन टेरिटरी के अंदर रह रहा है, वो वहाँ जाके एग्जाम देता है तो उसको बहुत ज़्यादा लाइक समथिंग एग्जाम देखते टाइम ऐसा लगना चाहिए कि सब कुछ रिवाइज हो चुका है। ये मेंटल सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए वहाँ के अंदर, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, राइट। इसीलिए ये लेक्चर डिज़ाइन किया गया है तो दैट कि कोई भी दिमाग में ना चीज़ नहीं रह जाए कि यार मैंने साइंस का लेक्चर लाइक समथिंग रिवाइज नहीं किया लास्ट में, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए लेक्चर रिवाइज रिवीजन है, लेक्चर की रिवीजन करवा रहे हैं यहाँ पे। एंड दूसरा चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एग्जाम हॉल के अंदर जाने के बाद, पेपर आने के बाद हाथ के अंदर जस्ट खोलो, देखो टिक मारो, खोलो देखो टिक मारो। ठीक है। ऐसा स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सोचने बैठे हो साइंस में कि क्या होगा, ये वो चीज़ें नहीं। फैक्ट है टिक, फैक्ट है टिक, सो दैट कि आपका जो आधे घंटे के अंदर साइंस का कंप्लीट हो जाए पूरा का पूरा। ठीक है। एटलीस्ट जितना हमने रिवाइज किया उतना हमारे दिमाग में था वो रिवाइज हो जाए कंप्लीट। तो ये मैं चाहता हूँ, इसलिए लेक्चर डिज़ाइन किया गया है एंड आई होप कि आपको लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। ठीक है। एंड टाइम बहुत कम बचा है, सो इसलिए स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि क्योंकि मैं एफर्ट्स लेके चल रहा हूँ, मेरा न्यू एक यूट्यूब चैनल है, तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए होता है एंड यू आर लाइक दिस माई फ्रेंड, राइट। प्लीज़ सर आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए मेरी वीडियोस सो दैट कि आपको आगे कंटेंट मिलता रहे। एंड सिर्फ यू बीपीएससी का नहीं, इसके अलावा भी जैसे अभी एसएससी का आने वाला है तो उसके लिए भी रिवीजन क्लासेस चलेंगी। ठीक है। और भी एग्जाम्स होंगे, उनके भी रिवीजन क्लासेस चलेंगे। सो प्लीज़ शेयर एंड सपोर्ट मी प्लीज़। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर राइट नाउ। क्या हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे अपने बारे में, ह्यूमन्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हमें उसमें देखना है, हमारे ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे, एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे और मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से कैसी चीज़ परफॉर्म होती है। ठीक है। लेट्स स्टार्ट लेक्चर नाउ। सबसे पहले देखने वाले हैं, देखो जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, राइट। जो ह्यूमन है इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, डीएस बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम टाइप है। एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर डाइजेशन होता है। ठीक है। दूसरा हम हेटरोट्रॉपिक है। ठीक है। क्या है हेटरोट्रॉपिक, क्योंकि हम डायरेक्ट सनलाइट से अपना खाना नहीं बनाते, हम डिपेंड है दूसरे पे, तो इसलिए हम क्या है हेटरोट्रॉपिक्स हैं। ठीक है। ओके, इतना हो गया। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पास, इसके अंदर हमारी एलिमेंट्री कैनाल इन्वॉल्व है। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल इन्वॉल्व है। और क्या इन्वॉल्व है आपका, एसोसिएटेड, एसोसिएटेड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, राइट। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, वो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक खत्म होती है। एनस वो पोर्शन है जहाँ से आपका जो वेस्ट मटेरियल वो बाहर चल जाता है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की एलिमेंट्री लंबी कैनाल होती है, 9 मीटर लेंथ होती है इसकी। एंड जो डाइजेशन वाला है, ये जो एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती है, हेल्प करती है। जस्ट क्या करती है, हेल्प करती है। क्या चल रहा है यार, ठीक है, क्या करती है, हेल्प करती है। ये क्या करेगी, सिर्फ हेल्प करेगी डाइजेशन के बाद, ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फ़ोन है आपका, ठीक है, जो आपने फ़ोन लाइक लिया होगा और बिहार के लैंग्वेज आपने खेला होगा फ़ोन अपना, उसमें क्या था कि बॉक्स में फ़ोन था एंड चार्जर था। ठीक है। तो चार्जर मेन चीज़ नहीं है, मेन चीज़ फ़ोन है। चार्जर एसोसिएटेड मटेरियल है। ठीक है, एसेसरीज है एक तरीके से, वो हेल्प में आएगी, वो डायरेक्टली यूज़ में नहीं आएगी। तो उसी तरीके से एलिमेंट्री कैनाल एक पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है, बट एसोसिएटेड डाइजेस्टिव जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो हेल्प करती है। ठीक है। ओके, इतना समझ आ गया तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो हमने बात की डाइजेशन जो है स्टार्ट होता है माउथ से। ठीक है। माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है आपका। माउथ को हम बकल कैविटी बोलते हैं, क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी। ठीक है। क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं माउथ को, क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। ठीक है। ओके, माउथ को हमने बक्कल कैविटी बोल दिया। क्या होता है माउथ के अंदर, टीथ। ठीक है, टीथ, टीथ होता है माउथ के अंदर, और होता है सलाइवा। ठीक है। टीथ टोटल कितने होते हैं, 32 टीथ होते हैं हमारे, 32 दांत होते हैं ना। कैसे अरेंजमेंट होती है, 2 1 2 3। तो अगर कोई एग्जाम में डेंटल फॉर्मूला पूछ लेना तो आप ये लिख के आओगे 2 1 2 3 2 1 2 3। ठीक है। तो कैसे होता है, लेट्स सपोज भी, ठीक है, ये माउथ है, कुछ टीथ ऊपर होंगे, ठीक है, कुछ टीथ नीचे होंगे ऐसे करके। तो जो ऊपर होंगे इधर की साइड पे 2 1 2 3 इधर होंगे, 2 1 2 3 इधर होंगे। ठीक है। एंड 2 1 2 3 नीचे होंगे, 2 1 2 3 इधर होंगे। तो 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3। तो डेंटल फॉर्मूला लिखते हो ना आप, वो आप लिखते हो 2 1 2 3। ठीक है। 2 1 2 3 डेंटल फॉर्मूला लिखते हो, इस तरह डेंटल फॉर्मूला होता है, राइट। अब डीप में जाओगे तो ये कैनाइन, प्रीमोलर, मोलार, ये सब चीज़ होती है। ठीक है। बट डीप में नहीं जाना, जस्ट हमें समझना है कि हाँ 2 1 2 3 क्या डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3 होता है। ओके, चलो। जो केमिकल, जो माउथ है ना उसके अंदर केमिकल डाइजेशन होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे लिखा हुआ है, केमिकल डाइजेशन जो है कार्बोहाइड्रेट का होता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है।
क्या प्रोटीन का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है? नहीं होता। क्या दूसरे कोई प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के अंदर, फूड से लिया है, क्या उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के? नहीं, केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से, और किसी का नहीं होता। ठीक है, ओके। माउथ के बाद क्या आता है? ये पूरा पाइप। अब ये पाइप कुछ करता नहीं, बट एक पैसेज प्रोवाइड करता है कि माउथ से हमने कुछ खाया तो सीधे स्टमक में जाएगा। तो माउथ से सीधे क्या होता है? स्टमक। अदरवाइज बीच में क्या होता है? ईसोफेगस होता है। ईसोफेगस मतलब क्या होता है? फूड पाइप। ठीक है, तो कि माउथ से स्टमक को कनेक्ट करता है। ओके, तो स्टमक में क्या होता है? स्टमक हमारा कैसा शेप है? जे शेप का मस्कुलर बैग है, मसल्स का बैग है, जे शेप का है। ठीक है, अच्छा, जो फूड हमने खाया है, उसमें जो मुंह से हमने फूड खाया है वो जाएगा, और जो स्टमक है उसके अंदर जूस रिलीज होता है। ठीक है, क्या रिलीज होता है? जूस। जूस वो नहीं, अनार वगैरह का जूस नहीं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है और जो फूड होता है वो मिल जाते हैं। ठीक है, और जो मिक्सचर बना उसको क्या बोलते हैं? काइम। उसको क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। राइट, तो पता होना चाहिए काइम क्या है। फिर जो आपका स्टमक है उसके अंदर जो एसिडिक पीएच है, क्योंकि एसिड रिलीज होता है वहाँ पे, तो कितना पीएच होगा वहाँ पे? पीएच सबसे कम होगा, 1.5 से लेकर 2.5 पीएच होगा। क्यों? क्योंकि HCl है वहाँ पे। तो स्टमक में क्या है? HCl है, राइट। ओके, फिर क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्योंकि स्टमक के बाद क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डाइजेशन अगर कहीं होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट में टूट जाता है। ठीक है, ड्यूडनम, जेजुनम और ईलियम। ठीक है, ड्यूडनम, जेजुनम, ईलियम। जो ड्यूडनम है, ठीक है, इसमें बाइल जूस आता है। तो ड्यूडनम में क्या आएगा? ड्यूडनम कैसा? शी शेप का है, जो कि रिसीव करेगा बाइल एंड पैनक्रेटिक जूस। ठीक है, जो बाइल जूस है, जो पैनक्रेटिक जूस है, वो कौन रिसीव करेगा? ड्यूडनम रिसीव करेगा। ठीक है, फिर जो दूसरे पार्ट बचे जेजुनम एंड आपका ईलियम। अब जो प्राइमरी साइट है कंप्लीट केमिकल डाइजेशन की एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपने लिए वो सब एब्जॉर्ब होंगे वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और कंप्लीट केमिकल डाइजेशन कहाँ हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, अब जो हाई सरफेस एरिया ड्यू टू, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वहाँ पे कुछ एरिया, वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको, ऐसे ऐसे करके, तो इसको बोलते हैं विलाई। ठीक है, या माइक्रो विलाई। ठीक है, विलाई माइक्रो विलाई बोलते हैं। क्या करता है? मैं लेट्स सपोज कि मैं एक लाइन खींचता हूँ ऐसे करके, एंड मैं दूसरी लाइन ऐसे बनाता हूँ। मुझे आप लोग बताओ सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया कहाँ पे? सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया इसका है या फिर सरफेस एरिया इसका है? ये बी है, ये ए है, बताओ सरफेस एरिया ए का है, बी का है? तो देखो बी का सरफेस एरिया ज़्यादा है, क्योंकि अगर मैं इसको स्ट्रेच कर दूँ तो एटलीस्ट ये इससे तो बड़ा ही होने वाला है, जिसकी लाइन इतनी है ना, तो ये कम से कम इतना हो जाएगा बड़ा। सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है? ठीक है, सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है? सरफेस एरिया यहाँ ज़्यादा है। ठीक है, तो विलाई जो है वो क्या प्रोवाइड करती है? वो मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, और जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा रिएक्शन होगी, उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, माइक्रोविलाई। ओके, फिर आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, एंड मिनरल सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन भी लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा होता है। कुछ वाइटामिन जो है वो भी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? डाइजेस्ट होते हैं। ठीक है, अब देखो कोई मेजर एंजाइम डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बड़ा मेजर कोई डाइजेशन नहीं होगा एंजाइम से रिलेटेड, राइट। फिर फीकस पास होता है रेक्टम में, सिंपल। तो हमने अभी तक हमने देखा, हमने क्या देखा कि भाई आपका माउथ से स्टार्ट होता है डाइजेशन, एंड आपका रेक्टम में खत्म हो जाता है। ठीक है, माउथ से स्टार्ट हुआ, फिर आपका ईसोफेगस आ गया, ईसोफेगस फूड पाइप बोल दिया, फिर आपका स्टमक आ गया। ठीक है, स्टमक में आपका आगे स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, एंड फिर रेक्टम। ठीक है, ये आपका पूरा चार्ट है एलिमेंट्री मैथ का, सिंपल वे में। डीप में नहीं तो बहुत ज़्यादा जाएगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से माउथ से। ठीक है, 32 टीथ होते हैं। ठीक है, 1 2 3 फॉर्मूला होता है अपना। ईसोफेगस एक फूड पाइप है, क्या है? फूड पाइप ईसोफेगस है। स्टमक में आपका क्या है? स्टमक में मैक्सिमम स्टमक में क्या होता है? क्या होता है स्टमक में? HCl। ठीक है, स्टमक में HCl होता है, कितना? पीएच 1.5 से लेकर समथिंग पीएच होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडनम, जेजुनम, ईलियम। ठीक है, ड्यूडनम रिसीव करता है बाइल जूस, जेजुनम, ईलियम। ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी, फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है, मिनरल्स एब्जॉर्ब होता है, विटामिन एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, कोई लाइव एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं होती लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जो बचा कुचा मटेरियल रेक्टम हो जाता है, इससे बाहर फीकस मतलब वेस्ट मटेरियल हो जाता है। ओके, दिस द थिंग। तो अभी हमने ये पढ़ा, चलो लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। ये डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, डायरेक्ट ट्रीट करना है क्वेश्चन को। ओके, चार्ट में पढ़ने के वाले, चार्ट में पढ़ने वाले हैं हम। वेट अ मिनट। चार्ट में क्या पढ़ने वाले? देखो हम, ये हमारा जो है ये हमारा ऑर्गन है। ठीक है, तो हमारा ये क्या है? हमारा ऑर्गन। ये हम ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमारे ऑर्गन्स का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? ऑर्गन्स का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है सीक्रेशन। ठीक है, तो ये ऑर्गन, ये जो ऑर्गन है ये क्या चीज़ सीक्रेट करते हैं? ये, एंड ये जो सीक्रेशन ये एक्ट किस पे करता है? ठीक है, किस पे एक्ट करेंगे, एंड फिर प्रोडक्ट क्या बनता है? ये चीज़। लेट्स सपोज मैं यहाँ से उठाता हूँ सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, मैंने यहाँ पे सलेवरी ग्लैंड उठा लिया। सलेवरी ग्लैंड, जो सलेवरी ग्लैंड है ना, वो क्या है? सलेवरी ग्लैंड का एक ऑर्गन है। ठीक है, जो कि हमारे बकल कैविटी में यानी माउथ में पाया जाता है। इसका जो पीएच होता है वो 6.8 होता है, मतलब स्लाइटली एसिडिक है, 7 से नीचे एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये एसिडिक है। ओके, क्या सीक्रेट करेगा?
तो सीक्रेट करेगा स्लेवरी अमाइलेज, ठीक है, स्लेवरी अमाइलेज जो है सीक्रेट करेगा। इसको टाइलिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टाइलिन, क्या बोलेंगे इसको, टाइलिन भी बोलते हैं। ओके, चलो इतना हो गया। फिर किस पे एक्ट करेगा, तो ये एक्ट करेगा स्टार्च पे, जैसे मैंने पहले बताया था स्टमक में स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो ये एक्ट करेगा स्टार्च पे एक्ट करेगा, ठीक है। और फिर ये स्टार्च को किसमें तोड़ देगा, स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा मेल्टोज के अंदर। तो हुआ क्या, हमने ऑर्गन का नाम पढ़ा यहाँ पे, इसका पीएच 6.8 हमने देख लिया क्या है। फिर ये एसिडिक नेचर का हमें पता लगे पीएच देख के, क्योंकि 7 से नीचे पीएच जितने भी एसिडिक होंगे, जितना ज़्यादा 7 से कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, राइट। फिर हमने ये बोला कि इस पे एक्ट कर रहा है, सॉरी ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये सलेवरी अमाइलेज प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको प्यार से टाइलिन बोलते हैं। अब जो सलेवरी अमाइलेज है वो किस पे एक्ट कर रहा है, वो स्टार्च पे एक्ट कर रहा है, और स्टार्च को किस में तोड़ दे रहा है, वो आपका मेल्टोज में तोड़ दे रहा है। तो जब मैं ये वर्ड यूज़ करना तोड़ दे रहा है, इसका मतलब डाइजेशन कर दे रहा है, ठीक है, डाइजेस्ट कर दे रहा है। ओके, चलो, जो आपका सलेवरी ग्लैंड है या बैक्टीरियल सेल वॉल एंड एंटी माइक्रोबियल डिफेंसिव रोल है इसका सलेवरी अमाइलेज का, ठीक है। तो जो यहाँ पे सलेवरी अमाइलेज है ना, इसके पास प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इसके पास एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है सलेवरी अमाइलेज के पास, राइट। ओके, और चलो जैसे हमने सलेवरी ग्लैंड का पढ़ा ना, उसी तरीके से हमारा दूसरा ग्लैंड का नाम है, दूसरा ऑर्गन का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाई जाएगी, स्टमक के अंदर पाई जाती है। अच्छा, क्या रिलीज करती है, तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो रिलीज करेगी आपका, गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करेगी आपका क्या, तीन चीज, ठीक है। कौन कौन सी तीन चीज रिलीज करेगी गैस्ट्रिक ग्लैंड आपका, इसको ना थोड़ा एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसे मान लिया, अभी भी नहीं मान रहा, बेटा मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। राइट, कभी कभार ना जिद्दी हो जाता है भाई लैपटॉप भी, राइट। तो यहाँ पे बात करते हैं, हमने सलेवरी ग्लैंड पढ़ा, ठीक है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, कहाँ पाई जाती है, स्टमक के अंदर पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, कहाँ पाई जाती है, स्टमक के अंदर। कितना पीएच है, 1.5 से लेकर 2.5 तक, क्योंकि यहाँ पे एचसीएल प्रेजेंट है। अच्छा, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो क्या रिलीज कर रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करता है पेप्सिन, गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करता है रेनिन, गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करता है एचसीएल, ठीक है। जो पेप्सिन है वो एक्टिव फॉर्म में किस पैक करेगा, प्रोटीन पैक करेगा, ठीक है। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो पेप्सिन रिलीज किया उसने, पेप्सिन जो है किस पैक कर रहा है, प्रोटीन पैक कर रहा है, प्रोटीन को पैक करेगा, प्रोटीन तोड़ेगा, प्रोटीन तोड़ेगा किसमें, पेप्टोन्स में तोड़ेगा, प्रोटीएसेस में तोड़ेगा, ठीक है लिखा है, पेप्टोन्स में टूटेगा और प्रोटीएसेस में टूटेगा, कौन, प्रोटीन। उसी तरीके से रेनिन रिलीज करेगा, रेनिन जो है वो किस पे एक्ट करेगा, किस पे कार्य करेगा, रेनिन रेनिन एक्ट करेगा मिल्क प्रोटीन पे, जिसको हम केजिन बोलते हैं, अपने आप में इंपॉर्टेंट है ये, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, केजिन क्या है, मिल्क प्रोटीन। इस पे कौन एक्ट करता है, रेनिन एक्ट करता है। अब रेनिन जो आपका मिल्क प्रोटीन है, जो केजिन उसको तोड़ देगा, किस में तोड़ेगा, वो कटिंग ऑफ मिल्क के अंदर, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं उस पर, जैसे दूध पी लिया उन्होंने तो दूध थोड़ा थोड़ा बाहर आता है, सब फटा फटा दूध सा होता है, वो बाहर आता है, तो क्योंकि इन्फेंट के अंदर क्या है, रेनिन एंजाइम है, रेनिन क्या करेगा, मिल्क के जो अंदर प्रोटीन होता है उसको तोड़ता है, जिसमें कर्डिंग ऑफ मिल्क, दही बना देगा उसकी वो, राइट। अच्छा, फिर तीसरा है एचसीएल रिलीज करता है, तो एचसीएल का काम क्या है, एचसीएल क्या करेगा, ये प्रो एंजाइम एक्टिवेशन है। जो पैप्सिन बताया था ना, ये जो पैप्सिन है, पैप्सिन इतना हीट होता है कि इसको काम करने के लिए एचसीएल की रिक्वायरमेंट होती है, तो एचसीएल इसको प्रोवाइड करता है एनवायरमेंट, जिससे कि क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। जब ये एक्टिव होगा तो ये प्रोटीन पे एक्ट करेगा और प्रोटीन को तोड़ देगा दो पार्ट में, पेप्टोन्स में, प्रोटियोसिस में, ठीक है, इतना। ओके, अब जो एचसीएल उसका एक और काम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो इसको किल करने का काम करेगा। तो जो भी हमारे अंदर बैक्टीरिया चले जाते हैं भूले बैठ के, जैसे हमने कुछ खाया, कुछ खराब चीज़ चली गई, कुछ भी ऐसे ले गया जो नहीं जाना चाहिए था, जो पैथोजेंस होते हैं, तो उसको पैथोजन मतलब जो डिजीज करने वाले एजेंट होते हैं पैथोजेंस कहलाते हैं, तो उस पर वो काम करेगा एंड उसको किल कर देगा वहाँ पे। तो ये काम किसका हो गया, एचसीएल का हो गया। उसी तरीके से अब हम बात करते हैं लीवर की। तो एक फैक्ट है लीवर के बारे में, यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं होता, तो लीवर का खुद का कोई एंजाइम नहीं है, लीवर का खुद का कोई एंजाइम नहीं है, ठीक है। बट ये बाइल जूस सीक्रेट करता है, क्या सीक्रेट करेगा, बाइल जूस सीक्रेट करेगा लीवर। इसका पीएच 7.4 से लेकर 8.0 तक होगा, ठीक है। पीएच कितना होगा, 7.4 से लेकर 8.0 तक। अब ये एक्ट किस पे करेगा, तो ये फैट ग्लोब्यूल्स पैक करेगा, किस पैक करेगा, फैट ग्लोब्यूल्स, मतलब ऐसा जब बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स होंगे तो बोलेंगे फैट ग्लोब्यूल्स, फैट के बने होंगे, राइट। तो फैट को क्या करेगा, तोड़ेगा, किस में तोड़ेगा, इमल्सिफिकेशन फैट, मतलब फैट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना, छोटे छोटे पार्ट्स में फैट को तोड़ देगा, कौन तोड़ेगा, बाइल जूस तोड़ेगा, ठीक है। ओके, फिर पैनक्रियाज आ जाता है, ठीक है, क्या था, पैनक्रियाज आ जाता है। भाई पैनक्रियाज एक कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस,
राइट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कौन सा है या कहाँ से सीक्रेट करता है, पैनक्रियाज सीक्रेट करता है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, राइट। अब इसमें क्या रिलीज करेगा, तो पैनक्रियाज रिलीज करेगा ट्रिप्सिन को, पैनक्रियाज रिलीज करेगा पैनक्रेटिक अमाइलेज को, और पैनक्रियाज रिलीज करेगा पैनक्रेटिक लाइपेजेस को। तो जो ट्रिप्सिन है, जो कीमोट्रिप्सिन, जिसको ट्रिप्सिन बोलते हैं कीमोट्रिप्सिन बोलते हैं, ठीक है, दोनों नाम इसके ही है ट्रिप्सिन के। तो ये प्रोटीन पे काम करता है और पेप्टोन्स पे काम करता है। तो जो ट्रिप्सिन है वो वर्क करेगा प्रोटीन पे एंड पेप्टोन्स पे और इसको ब्रेक डाउन कर देगा डाइपेप्टाइड्स के अंदर, ठीक है। उस तरीके से जो पैनक्रेटिक अमाइलेज है, तो अमाइलेज हमने स्लाइवरी अमाइलेज पढ़ा, किस पे एक्ट करता है, स्टार्च पे। तो कुछ तो डाइजेशन स्टार्च का माउथ के अंदर हो गया, कुछ किस में हो जाएगा, आपका पैनक्रियास कर देगा कुछ, ठीक है। पैनक्रियास में कौन, पैनक्रेटिक अमाइलेज कर देगा। तो रिमेनिंग स्टार्च पे काम करता है, बचे कुछ जो स्टार्च है उस पे काम करता है, उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, डाइसैकाराइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फिर आता है पैनक्रेटिक लाइपेज, लाइपेज फैट पे काम करेगा, जो इमल्सिफाइड फैट है, जो यहाँ पे फैट तोड़ा था इसने, बाइल जूस ने जो फैट को ब्रेक किया था उस पे काम करेगा कौन, पैनक्रेटिक लाइपेज। जो इमल्सिफाइड फैट है उसको क्या कर देगा, डाइग्लाइसराइड्स और मोनोग्लाइसराइड्स के अंदर तोड़ देगा। तो जो इमल्सिफाइड फैट थे, जो फैट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे, अभी किस में ब्रेक हो जाएंगे, एक डाइग्लाइसराइड्स और मोनोग्लाइसराइड्स में ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो किस तरीके से कौन सा एंजाइम किस पे काम कर रहा है, उससे क्या मिल रहा है, ये चीज़ बताएगी इस टेबल के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी टेबल है, राइट। अब आता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है, इसको सकस एंटेरिकस भी बोलते हैं, इसका पीएच 7.8 है, राइट। अब ये क्या करेगा रिलीज, ये तीन चीज़ रिलीज करेगा, मेल्टेज रिलीज करेगा, लैक्टेज रिलीज करेगा और सुक्रेज रिलीज करेगा। अच्छा, नाम कंफ्यूज मत करो, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, 2-3 बार पढ़ लेना, ठीक है। एक दो बार ऐसे 2x पे देख लो वीडियो, एक बार अच्छे से देख के 2x पे वीडियो देख लो, एक बार खुद सीट कर लो, हो गया काम, ठीक है। क्योंकि 4 ऑप्शन लिखे रहेंगे दिमाग में आ जाएगा अपना आप। ओके, तो मेल्टेज सीक्रेट करेगा, डाइपेप्टाइड सीक्रेट करेगा और इंटेस्टाइनल लाइपेज सीक्रेट करेगा। तो जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड में मेल्टेज सीक्रेट करता है, मेल्टेज किस पे काम करेगा, मेल्टोज पे, और मेल्टोज पे क्या बना देगा, मेल्टोज ग्लूकोज बना देगा। उस तरीके से लैक्टेज है, लैक्टोज पे काम करेगा, लैक्टोज पे काम करके लैक्टोज क्या बना देगा, गैलेक्टोज बना देगा। उसी तरीके से सुक्रोज पे, सुक्रोज जो है वो सुक्रेज पे काम करेगा, तो सुक्रेज है सुक्रोज पे काम करेगा और सुक्रोज से क्या बना देगा, वो फ्रक्टोज बना देगा, ठीक है, सुक्रोज से बना देगा फ्रक्टोज बना देगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना। डाइपेप्टाइड्स पे काम करेगा, डाइपेप्टाइड्स पे काम करेगा और अमीनो एसिड बना देगा, और एक फाइनल यूनिट होगी डीएनए आरएनए सब अमीनो एसिड्स बनते हैं, राइट। इंटेस्टाइनल लाइपेज क्या करेगा, मोनो डाइग्लाइसिड्स पे काम करेगा और क्या बना देगा, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बना देगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ जो बन रहा है डाइग्लाइसाइड बना, फिर डाइग्लाइसाइड दोबारा टूट देगा, यहाँ पे डाइग्लाइसाइड जो है दोबारा टूटेगा और क्या बना देगा, डाइग्लाइसाइड टूटा दोबारा फैटी एसिड बना देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हो रहा है कि बड़ा सा मॉलिक्यूल है, वो एक पर्टिकुलर चीज़ में टूटा, फिर इससे छोटा बनेगा, फिर सबसे छोटा बनेगा, ऐसे करके टूटेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दोबारा एक बार मेरे कहने से ना थोड़ा सा डिवाइन करके इस टेबल को दोबारा देख लेना एक बार, दिमाग में कितना क्लियर चीज़ होगी, राइट। ओके, अब वही कैचिंग पॉइंट क्या है कि भाई जो लीवर, जो बाइल जूस है, क्या उसके पास कोई एंजाइम होता है, नहीं। बाइल जूस के पास कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, बाइल जूस किसके पास होता है, लीवर के पास, राइट। लेकिन तब भी एसेंशियल है लिपिड डाइजेशन के लिए, अगर फैट को डाइजेस्ट करना है तो बाइल जूस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कंटेन करेगा बाइल सॉल्ट्स, तो बाइल सॉल्ट्स कंटेन करता है बाइल जूस, जिसमें कि क्या होता है, सोडियम ग्लाइकोलेट होता है एंड ट्यूरोलेट होता है, ठीक है। ये ब्रेक करता है लार्ज हाइड्रोफोबिक लिपिड ड्रॉप्स को, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरने वाले, हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है, हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर, फोबिक मतलब डर, तो वाटर से डर लग रहा है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल बोलते हैं जो कि वाटर से डरते हैं। जैसे कि ऑयल है, पानी का गिलास को ऑयल डाल दो, मिक्स कर दो, ऑयल मिक्स नहीं होगा, क्योंकि अगर ऑयल मिक्स हो जाता तो वो पानी से प्यार करता, वो दोनों एक दूसरे में मिल जाते, बट ऑयल नहीं मिक्स होता है, ऑयल डरता है पानी से, तो उससे मिक्स ही नहीं होगा, इसलिए कहते हैं ऑयल इज अ हाइड्रोफोबिक लिक्विड, ठीक है। चलो, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया पैनक्रेटिक लाइपेज बाइल आल्सो कंटेन वेस्ट पिगमेंट्स लाइक बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ठीक है। तो बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन ये कहाँ पाए जाते हैं, बाइल में पाए जाते हैं। तो जैसे आपका जो पोटी होती है ना, उसका जो येलो कलर होता है, जो आपका यूरिन होता है उसका जो येलो कलर होता है, वो इसकी वजह से होता है, बिलिरुबिन बिलीवर्डिन की वजह से, ठीक है। तो डॉक्टर टेस्ट क्या कर रहे हैं कि कैसा कलर है पोटी का, कैसा कलर नहीं है। जैसे कुछ एनिमल्स भी होते हैं, तो डॉक्टर्स जो है वेटरिनरी डॉक्टर्स होते हैं, वो पूछते हैं डॉग्स की पोटी कैसे आ रही है, उसका कलर क्या है, ठीक है। तो ये क्या पता लगता है कि कोई चीज़ क्या ज़्यादा है ह्यूमन बींग्स के अंदर, किसको ठीक करना है, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने बात कर ली है, अब हम मूव करेंगे किसकी तरफ, सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ, ठीक है। ब्लड कंपोजिशन एंड हेल्थ फंक्शंस की तरफ मूव करने वाले हैं, ठीक है। दिल का हाल जानते हैं और ब्लड का कंपोजिशन पहचानते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन possess a closed double circulatory system driven by myogenic four chambered heart, okay। ये कह रहा है कि जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, वो क्या क्या कंसिस्ट करता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखे हैं कि क्लोज्ड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। जो हमारा सिस्टम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है, क्लोज्ड क्यों, क्योंकि एक पाइप है, उसके अंदर ही ब्लड फ्लो कर रहा है, ऐसा नहीं बस बाहर ब्लड फ्लो कर रहा है, नहीं। एक बॉडी है पूरी, उसके अंदर जाल बिछा रखा है पाइप का, जैसे हम आर्टरी बोलते हैं, वीन्स बोलते हैं वगैरह वगैरह करके, तो उसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, तो इस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हार्ट में 2 बार मूव करता है, राउंड लेता है 2 बार, इसलिए डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। कैसे देखते हैं, सबसे पहले एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है ये, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की बात कर रहे हैं। चलो आगे टॉपिक पे अभी, अच्छा दिन नहीं मिलता ना। ओके, चलो हम बात करते हैं। सबसे पहले ब्लड कंपोजिशन, ब्लड की बात करेंगे, ठीक
तो ब्लड, ब्लड क्या है? आई थिंक लेट मी टेक रेड कलर, क्योंकि हम ब्लड के बारे में बात करेंगे। तो ब्लड क्या है? इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड कैसा टिश्यू है? ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों? क्योंकि कनेक्ट करता है ना, पैर के अंगूठे से लेके सर के जड़ तक ब्लड है, तो सब पूरा कनेक्ट करके रखा हुआ है, जैसे क्या कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। ओके, पीएच कितना होता है ब्लड का? 7.4 पीएच होता है। इसका मतलब स्लाइटली एसिडिक है, हल्का फुल्का ब्लड जो है एसिडिक है, ये 7.4 पीएच है। फिर क्या क्या ब्लड के अंदर कंसिस्ट होते हैं? तो ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो ब्लड के कंपोनेंट क्या है? किन किन चीज़ों से ब्लड बना हुआ है? तो ब्लड मिलकर बना हुआ है प्लाज्मा से, ठीक है, और फॉर्म्ड एलिमेंट। तो ब्लड में दो कंपार्टमेंट, दो चीज़ें हैं, सॉरी, प्लाज्मा है और फॉर्म्ड एलिमेंट है। जो प्लाज्मा है 55% है, प्लाज्मा कितना ब्लड के अंदर? 55%। जो बचा है वो कितना? 45% फॉर्म्ड एलिमेंट है, ठीक है। ओके, कितना समझ आता है? चलो, अब हम ब्लड की कंपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, बनाना ध्यान रखना। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले प्लाज्मा देखते हैं। तो प्लाज्मा में जो लिक्विड कंटेंट है, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर जो लिक्विड कंटेंट है ना, जो लिक्विड प्लाज्मा के अंदर वो 90 से लेकर 92% है, मतलब 90% से ज़्यादा लिक्विड है प्लाज्मा के अंदर। ओके, एंड ये हो गया। फिर ये कह रहा है लाइफ स्पैन कितना है? तो कंटिन्यूस चलता रहता है, मतलब कोई लाइफ स्पैन कंटिन्यूस चलता रहता है, टर्न ओवर इसका कंटिन्यूस टर्न ओवर इसका, ठीक है। अच्छा, फंक्शन क्या है प्लाज्मा का? फंक्शन क्या है? प्लाज्मा का फंक्शन है कैरी करना न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स कैरी करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करेगा, यूरिया कैरी करेगा, क्लोटिंग फैक्टर कैरी करेगा, जैसे कि फिब्रिनोजन। तो एक वर्ड याद आ गया, फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या करता है? क्लोटिंग करता है। जैसे आपको चोट लग गई, होता है ना, पॉपुलेशन जाती है खून निकलने, तो वो फाइब्रोजन होता है, फाइब्रोजन क्रिएट होता है, मतलब फाइब्रोजन जो है ब्लड को रोकता है, तो क्लोट करता है ब्लड को। ब्लड को रोकने का मतलब ब्लड को फ्लोट करने का मतलब फिब्रिनोजन करता है, ठीक है। कहाँ आता है? प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। ओके, हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की, आरबीसी की। तो आरबीसी का दूसरा नाम जो है इसे हम बोलते हैं इराइथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं आरबीसी को? इराइथ्रोसाइट्स बोल देते हैं, ठीक है। कितना पीएच है? तो इतना पीएच है, सॉरी इतना साइज बता देगा, 5.0 से लेकर 5.5 10 6 पर मिलीमीटर क्यूब, इतना रहता है ब्लड के अंदर ये आरबीसी। लाइफ स्पैन क्या है, मतलब बोले तो कितनी उम्र है इसकी? तो उम्र है 120 दिन, ठीक है। आता कहाँ से है? जनरेट कहाँ से होगा? ऑरिजिन कहाँ है? पैदा कहाँ से होगा? रेड बोन मैरो से पैदा होता है, ठीक है। जो आरबीसी है उसका प्यारा सा नाम क्या है? इलेक्ट्रोसाइट्स है। कितना है? 5.0 से लेकर 5.5 इंटू में 10 की पावर 6 पर मिलीमीटर क्यूब है, ठीक है। ये हो गया। ओके, कितना लाइफ स्पैन है? 120 दिन है। फिर ऑरिजिन कहाँ से हो रहा है? रेड बोन मैरो से ऑरिजिन हो रहा है। ओके, क्या कोई आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है? कोई भी न्यूक्लियस नहीं है आरबीसी के अंदर, और कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ठीक है। मैच्योर एमएमएस के अंदर जो कोई न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी के अंदर ना ही कोई माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। ये क्या कंटेन करेगा? कंटेन करेगा हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन रिच प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन रिच प्रोटीन, मतलब हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन को लेके जाता है। तो कहते हैं ना कि आयरन की कमी हो गई है तो खून की कमी हो गई है, राइट। और दूसरा काम क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा और डिस्ट्रॉय करेगा, कि कहाँ डिस्ट्रॉय होगा? जाके स्प्लीन के अंदर। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। तो अगर पूछा जाए कि कब्रिस्तान कौन सा है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं किसको? आपका स्प्लीन को, क्योंकि आरबीसी वहीं जाके मर जाती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्प्लीन, आरबीसी का कब्रिस्तान। ओके, तो हमने रेड ब्लड सेल्स के बारे में बात की थी कि इराइथ्रोसाइट्स का नाम है, बड़े प्यार से बोलते हैं इसको इराइथ्रोसाइट्स। एंड क्या मीन करता है? 120 दिन का लाइफ स्पैन है इसका, जीता 120 दिन है। और कहाँ से आ रहा है? तो कौन सा हॉस्पिटल पैदा हुआ है? रेड बोन मैरो से पैदा हुआ है, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है कि भाई कोई भी न्यूक्लियस नहीं है एंड कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है एक मैच्योर मैमल्स के अंदर, ठीक है। हीमोग्लोबिन कंटेन करता है आरबीसी। हीमोग्लोबिन एक आयरन रिच प्रोटीन है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को क्या करेगा? कैरी करेगा। और कहाँ जाके मरेगा आरबीसी? स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। ओके, चलो इतना समझ होगा। अब आते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। इसको बड़े प्यार से बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। तो इसका नंबर देखो कितना ज़्यादा है, पता है क्यों? क्योंकि आर्मी है, ये लड़ाई करती है, तो बाहर से कुछ कीटाणु वगैरह हमारी बॉडी में, तो कौन लड़ता है? व्हाइट ब्लड सेल्स लड़ते हैं। अ फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स, मतलब कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक ही आपका ये व्हाइट ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन है, ठीक है। कहाँ से आता है? मैरो से आता है, लिम्फ से आता है। तो मैरो और लिम्फ से इसका ऑरिजिन, मतलब कहाँ से पैदा हो रहा है व्हाइट ब्लड सेल्स? आपका मैरो से और लिम्फ से। फिर इम्यून डिफेंस, मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, राइट। क्या प्रोवाइड करेगा? इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे कि लेट्स सपोज कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो गई, बीमारी ने जकड़ लिया है, कुछ भी हो गया है, तो बॉडी के अंदर फाइट कौन कर रहा है आपके लिए? डब्ल्यूबीसी, ठीक है। इसलिए इम्यून डिफेंस बोलते हैं। डिवाइड होता है किसमें? दो पार्ट में, एक होता है ग्रैन्युलोसाइट्स और एक होता है ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। तो जो आपका आगे जो आपका डब्ल्यूबीसी है, जो आपका क्या है ये, जो आपका डब्ल्यूबीसी है वो डिवाइड हो गया ग्रैन्युलोसाइट के अंदर और ग्रैन्युलोसाइट के अंदर। वाइट ब्लड सेल्स में इसको डब्ल्यूबीसी, तो ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। अपने आप करते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, कभी बार इसका ही मन अपने आप पढ़ने का होता है, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रैन्युलोसाइट में क्या आता है? ग्रैन्युलोसाइट में आता है न्यूट्रोफिल्स। तो जो ग्रैन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स आ जाएगा, और न्यूट्रोफिल्स आएगा और आएगा एजिनोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल, एजिनोफिल्स और आएगा बेसोफिल्स, ठीक है।
तो क्या आएगा ग्रेनुलोसाइट्स में? न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स है वो फेगोसाइटिक नेचर है, फेगोसाइटिक नेचर का मतलब आ रहेगा पूरा ही खा लेगा, मतलब पूरा ही खा जाएगा। कोई बेकार की सेल है, ये फेगोसाइट आएगा न्यूट्रोफिल नाम का, और फेगोसाइट क्या करेगा? उसको पूरा का पूरा एंगल खा लेगा, ठीक है। राइट, मैक्सिमम काउंट में होता है फेगोसाइट, तो फेगोसाइट मैक्सिमम नंबर में होता है, ओके। फिर आपका एजिनोफिल ये हो गया, एंड आपका बेसोफिल हो गया। अभी जो बेसोफिल है ना, ये सीक्रेट करेगा हिस्टामिन। तो याद रखना, हिस्टामिन कौन सीक्रेट करता है? हिस्टामिन सीक्रेट करेगा बेसोफिल्स, ठीक है। और इसको हिस्टामिन को बोलते हैं हिपैरिन, क्या बोलते हैं इसको? हिपैरिन, राइट, इंपॉर्टेंट है। हिस्टामिन कौन सीक्रेट करेगा? बेसोफिल। हिपैरिन कौन सीक्रेट करेगा? बेसोफिल। हिस्टामिन और हिपैरिन एक ही चीज़ है, ठीक है। ओके, पढ़ने के लिए एक ही चीज़ है, अदरवाइज डी में जाएंगे तो फिर ओके सी बात है, उसको डिपेंड होगा, ओके। फिर आता है ए ग्रेनुलोसाइट, ये वाला, इसमें येलो से बना दो, चलो रेड से बना दो। इसमें आएगा भैया लिम्फोसाइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, राइट, लिम्फोसाइट्स। अब जो लिम्फोसाइट है उसमें आपका बी लिम्फोसाइट आ जाएगा एंड टी लिम्फोसाइट आ जाएगा, ठीक है। इसको बी सेल बोलते हैं, इसको टी सेल बोलते हैं, राइट। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये दोनों प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बी सेल्स प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज, टी सेल्स हेल्प करता है, ठीक है। टी सेल क्या करेगा? हेल्प करेगा, ठीक है। और ये मोनोसाइट्स, ये लार्जेस्ट होंगे, ठीक है। मोनोसाइट्स होंगे लार्जेस्ट, तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स, तो ये लार्जेस्ट होते हैं, क्या होते हैं? लार्जेस्ट, ठीक है। तो एक बार वैसे जल्दी से डब्ल्यूबीसी पढ़ा, डब्ल्यूबीसी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। जो ग्रैनुलोसाइट्स है उसमें आगे तीन, कौन कौन से? न्यूट्रोफिल, एजिनोफिल, बेसोफिल। जो न्यूट्रोफिल है उसमें फेगोसाइटिक सेल्स होती है, ठीक है। फेगोसाइटिक मतलब पूरा खत्म कर, पूरा खा जाने वाला नेचर होता है इसका, क्योंकि बेसोफिल हिस्टामिन और हेपेरिन रिलीज करता है, एजिनोफिल एसिड है, ये एनर्जी के लिए एजिनोफिल एसिड, राइट। फिर एग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स में दो होते हैं, एक होता है मोनोसाइट्स, एक होता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और जो बी लिम्फोसाइट्स है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, और जो टी लिम्फोसाइट्स है वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट्स की, राइट, ओके। अच्छा, आपने बीमारी सुनी होगी, उसका नाम एच आई वी, ठीक है। तो जो एच आई वी है ना, उसको पता है क्या इम्पैक्ट होता है? टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स इम्पैक्ट होते हैं एच आई वी के अंदर, ठीक है। जिससे कि वो एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प नहीं कर पाते हैं। जब एंटीबॉडीज नहीं बनेगी बॉडी के अंदर तो ऑब्वियसली बात है वीकनेस होगी, वीकनेस होगी तो हज़ार बीमारी लगेंगी बॉडी को, फिर धीरे धीरे काम कर जाएगा। तो एच आई वी का पेशेंट एच आई वी वायरस से मरता ही नहीं है, वो मरता है किसी और डिजीज से, चाहे वो आपका ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे वो कोई भी डिजीज हो, उससे मरता है। एच आई वी बीमारी बहुत खतरनाक है, लेकिन एच आई वी बीमारी से कोई पेशेंट मरता ही नहीं है, वो मरता है दूसरी बीमारी से, क्योंकि एच आई वी का काम है आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा वीक कर देना, और जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कोई बीमारी आएगी, लगेगी और आपको खत्म कर देगी, ठीक है। तो स्टे सेफ, राइट। अब आते हैं प्लेटलेट्स पे, ओके। नाउ वी टॉकिंग प्लेटलेट्स। कहते हैं ना यहाँ डेंगू हो गया, प्लेटलेट्स गिर चुकी हैं तो उसको उठाओ नाइल पानी पी के, राइट। तो प्लेटलेट्स जो है उसका साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। 7 से 10 दिन की लाइफ स्पैन होती है, ओरिजिन होता है मेगा कैरियोसाइट्स, तो इतना वो नहीं है, लोड मत देना। प्लेटलेट नाम याद रखना, ये रिलीज करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्लेटलेट्स क्या रिलीज करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है, इनिशिएट करने के लिए ब्लड क्लोटिंग को, जो ब्लड क्लोटिंग होती है उसको स्टार्ट करने के लिए थ्रोम्बोप्लास्टिन का यूज होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज कर रहा है, प्लेटलेट रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। और डेंगू फीवर के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में कमी हो जाती है, ठीक है। तो अगर किसी को डेंगू फीवर है और प्लेटलेट्स गई हैं गिर, उसको चोट लगेगी तो खून जो है वो बहता रहेगा, एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन के। नॉर्मल पर्सन में जो खून है वो रुक जाएगा, बहेगा नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन अच्छे खासे हैं। बट यहाँ तो प्लेटलेट्स की कमी होगी डेंगू पेशेंट के अंदर। जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी डेंगू पेशेंट के अंदर तो ऑब्वियसली बात है थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा नहीं, रिलीज ही नहीं होगा। जब थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है तो प्रोटीन रुकेगी नहीं, राइट। प्रोटीन होगी नहीं ना, ब्लड प्रोटीन होगी नहीं, ब्लड प्रोटीन ही नहीं होगी तो ब्लड रुकेगा नहीं, बहता रहेगा, राइट, ओके। चलो इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं, ओके। ब्लड ग्रुप एबीओ, ठीक है, एबीओ एंड आर स्ट्रक्चर। तो ब्लड ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। हमारा ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम एबीओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अरे अभी तो पढ़ा भी हमने सारा, कैसे हो गया, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, तो एबीओ सिस्टम ब्लड ग्रुप है, हमारे पास ए पॉजिटिव ब्लड हो सकता है, हमारे पास बी पॉजिटिव ब्लड हो सकता है, हमारे पास ए बी पॉजिटिव ब्लड हो सकता है, हमारे पास ओ नेगेटिव ब्लड हो सकता है। तो हम सिंपली क्या बोल रहे हैं, हमारे पास जो ब्लड सिस्टम है ना, हमारा जो एबीओ सिस्टम कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एबीओ सिस्टम, राइट। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, और ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ऐसा हमारा सिस्टम होता है ना कि किसी का ब्लड ए पॉजिटिव है, किसी का ए नेगेटिव है, किसी का बी पॉजिटिव, किसी का ओ नेगेटिव, किसी का बी नेगेटिव है, किसी का ए बी पॉजिटिव, किसी का ए बी नेगेटिव है, किसी का ओ पॉजिटिव, किसी का ओ नेगेटिव है, ऐसा होता है ना, जो बोलते हैं ए बी ओ सिस्टम, क्या बोलते हैं? एबीओ सिस्टम। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, जो एबीओ सिस्टम है किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एबीओ सिस्टम किसने डिस्कवर किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। किसके ऊपर बेस्ड होता है एबीओ सिस्टम? तो एंटीजन एंड एंटी बॉडीज के ऊपर। तो जो एबीओ ब्लड सिस्टम है हमारा वो एंटीजन एंटीबॉडी सिस्टम पे बेस्ड होता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बट वी हैव नो टाइम। बट द थिंग इज दैट कि जो पीछे पूछा है एग्जाम में, वो अंदर वही पूछा रहा है कि बताओ किस पे बेस्ड है, तो एंटीजन प्रेजेंट होता है, एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसीज। अब लेट्स सपोज कि जो आपका रेड ब्लड सेल्स है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? वहाँ एंटीजन प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? एंटीजन।
उसके अगेंस्ट में क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। तो इसलिए जो एबीयू सिस्टम है वो एंटीजन एंटीबॉडी पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो आरबीसी है उसके सरफेस पे क्या है, एंटीजेंस है, जबकि जो आपका प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो अभी हमने प्लाज्मा पढ़ के हैं, एंटीबॉडीज प्लाज्मा प्रेजेंट थी, बी लिम्फोसाइट और सॉरी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट से प्रेजेंट थी, प्लाज्मा के प्रेजेंट थी, राइट। अच्छा, यूनिवर्सल डोनर क्या है, ओ नेगेटिव। ये जो है ना ये वाला बंदा, ये बड़ा मस्त है। ओ नेगेटिव वाला बंदा क्या करता है, भाई ले लो ले लो ले लो, ठीक है, टेंशन फ्री, किसी को भी जाके ब्लड दे दो, किसी को भी जाके ब्लड देने की जरूरत है, ओ नेगेटिव है, ठीक है। तो इससे क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्स ओ नेगेटिव इज अ यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। ये ए को दे सकता है ब्लड, ये बी को दे सकता है, और आर एच नेगेटिव एंटीजन्स एलिमिनेटिंग एक्यूमुलेशन रिस्क, ठीक है, एग्रीगेशन रिस्क, ओके। तो ओ नेगेटिव वाले के पास ए नहीं है, बी नहीं है और एच एंटीजन्स नहीं है। तो लेट्स सपोज मैं कहूँ कि ओ नेगेटिव वाला पर्सन है, ये मानस है, मतलब ये मानव है, इसके पास ओ नेगेटिव ब्लड है, इसके पास ए नहीं है, इसके पास बी भी नहीं है, इसके पास आर एच एंटीजन भी नहीं है। तो कोई से जब है ही नहीं तो रिएक्शन क्या करेगा, उसको रिएक्शन नहीं करेगा, राइट। चलो अब आता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ले कौन सकता है, ठीक है, ए बी पॉजिटिव, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, किसी का भी ब्लड ले सकता है, ठीक है। तो जो ए बी पॉजिटिव है ये किसी का भी ब्लड ले सकता है, राइट, ए बी पॉजिटिव। जैसे कि इसमें क्या नहीं है, तो इसमें एंटी ए नहीं है और एंटी बी नहीं है और एंटी आर एच एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन, ओ नेगेटिव, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन, ए बी पॉजिटिव, ठीक है, राइट। अब आर एच फैक्टर क्या होता है, ये आर एच फैक्टर डिस्कवर किया गया था रिसस मंकी के अंदर, ठीक है, रिसस मंकी की प्रजाति है, वहाँ पे आर एच फैक्टर को डिस्कवर किया गया था। अगर आर एच नेगेटिव है, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अभी इसको समझा देते हैं। अगर आर एच पॉजिटिव, अगर आर एच नेगेटिव मदर है, ठीक है, मदर क्या है, आर एच नेगेटिव, ठीक है, आर एच नेगेटिव मदर है, आर एच नेगेटिव मदर कैरिंग आर एच पॉजिटिव फीटस। अब इस मदर के जो वॉम है, जो कोक है, इसमें आर एच पॉजिटिव वाला चाइल्ड है, ठीक है। आर एच नेगेटिव मदर, मदर आर एच नेगेटिव है, लेकिन जो इसके बेबी है, इसके पेट में जो बेबी है वो आर एच पॉजिटिव वाला है, तो क्या होगा, इट कैन लीड इराइथ्रोब्लास्टोसिस ब्लास्टोसिस फीटलिस, ठीक है। तो अब क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि अगर दोनों मिक्स हुए, अगर दोनों मिक्स हुए तो क्या हो सकता है, एक प्रॉब्लम हो सकती है, इसका नाम है इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, ठीक है। बोले तो सेकेंड प्रेगनेंसी के अंदर, पहले वाले में तो कुछ होगा नहीं, क्यों नहीं होगा पहले वाले में, क्योंकि अभी तो आर एच नेगेटिव मदर का ब्लड है, आर एच पॉजिटिव उसका ब्लड है बेबी का, जो मदर के अंदर अभी अभी अलग अलग है, क्योंकि वोम के अंदर ब्लड है ना, अभी वोम के अंदर बेबी है, ये जो पेट है इसके अंदर बेबी है, और ब्लड जो है वो सेपरेट है, अभी अभी मिक्स नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी और ये अम्बिलिकल कोड कटेगी, मतलब जो होती है ना बच्चे में कनेक्ट होती है मम्मी से, कटेगी, कुछ ना कुछ ब्लड जो है इंटरमिक्स होगा, और जैसे ही ब्लड इंटरमिक्स हुआ पहली प्रेगनेंसी के बाद, तो बच्चे का ब्लड आर एच नेगेटिव, आर एच पॉजिटिव वाला और मदर का आर एच नेगेटिव वाला मिक्स हो जाएंगे, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। इससे कि क्या होगा, ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो जाएगा, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस हो जाएगा, प्रिवेंटेड बाय एंटी आर एच एंटीबॉडीज आर एच ओ इंजेक्शन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई सिंपल सी बात है, अगर पहली प्रेगनेंसी की हम बात करते हैं, उसमें एक मदर है वो आर एच नेगेटिव है, और जो उनका बेबी है पहली प्रेगनेंसी का जो बेबी है वो आर एच पॉजिटिव है, तब तक तो सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी उसके बाद क्या होगा, ब्लड मिक्स हो गया, क्योंकि वो अम्बिलिकल कोड काटा, थोड़ा ब्लड मिक्स हुआ, जैसे ही ब्लड मिक्स हुआ आर एच पॉजिटिव वाला ब्लड कहाँ चले गया, अंदर किसके, विमेन के अंदर, विमेन में आर एच नेगेटिव था, उसके खिलाफ फौज तैयार होगी आर एच, क्योंकि आर एच नेगेटिव अपना माना गया कि लेट सपोज मैं ही मदर हूँ, ठीक है, आपके लिए मदर ही बन जाता हूँ, मैं ही मदर हूँ, गाड़ी वाली मम्मी सॉरी, ठीक है, मैं ही लाइक फीमेल हूँ, एंड फीमेल के मेरे पास आर एच नेगेटिव है, ठीक है, बेबी है, बेबी के पास आर एच पॉजिटिव है। अब अम्बिलिकल कोड कटी, उसका जो ब्लड था वो मेरे अंदर चले गया, मेरे अंदर जो ब्लड था वो मेरा आर एच नेगेटिव वाला ब्लड था। जैसे ही आर एच पॉजिटिव वाला ब्लड आएगा तो मेरी बॉडी क्या रिएक्ट करेगी, यार ये बाहर बंदा है, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना दो, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना दो। अब जैसे ही एंटीबॉडी मेरे खिलाफ बनेगी तो भी ऑब्वियस बात है, अगर सेकंड प्रेगनेंसी हुई तो क्या होने वाला है, तो जो ब्लड था वो जो बेबी है उससे कोलैप्स करेगा, उसके ब्लड से, और क्या हो जाएगा, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस हो जाएगा, ठीक है। सेकंड प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं होगी, राइट। आई होप समझ में आएगा, जितना समझाना था उतना समझा रहा हूँ, वरना इतने चाव से समझाया था टॉपिक, बहुत अच्छे से टॉपिक है। जब ट्वेल्थ क्लास को पढ़ाता हूँ या फिर मैं हाई एग्जाम के लिए क्लासेस में पढ़ाता हूँ नीट वगैरह, तो ऑब्वियस बात है फिर तो डिटेल में होती चीज़ें, बट यहाँ पे समझना क्या है, इराइथ्रोब्लास्टोसिस होता क्या है, ठीक है, ओके। तो कहीं से एग्जाम में आ गया इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस या हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब वाला कॉन्सेप्ट है, सेकंड प्रेगनेंसी वाला कॉन्सेप्ट है, इतना याद होना चाहिए, इतना तो टिक मारना उसका, ओके। चलो अब बात करते हैं हार्ट एनाटॉमी के मैकेनिज्म की, ठीक है। हाँ तो भैया जो हमारा दिल है, एक मिनट, सॉन्ग सुना आपने, मेरे दिल के कमरे में, कितने कमरे, चार, ठीक है। तो जो हार्ट होता है हमारा वो चार चैम्बर होते हैं, चार मतलब रूम टाइप होते हैं छोटे छोटे, एक ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर, चौथा ईयर, ठीक है। चार चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में।
4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर वाला हार्ट है हमारा, 2 आर्ट्रियम होते हैं और 2 होते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। तो 2 हो गए आर्ट्रियम, 2 हो गए वेंट्रिकल। ये दोनों क्या है? आर्ट्रियम। ये दोनों क्या है? वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल इज थिकेस्ट। एक मिनट रुक जाओ, हो ना, आर्ट्रियम वेंट्रिकल हो गए, 2 आर्ट्रियम हो गए और 2 वेंट्रिकल हो गए। अब ये क्या कह रहा है? जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल है वो थिकेस्ट होती है। तो एग्जाम में पूछ जाएगा कौन सी वॉल थिकेस्ट होती है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल वाली वॉल थिकेस्ट होती है, क्योंकि इसको पंप करना पड़ता है ब्लड को सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के लिए। भाई जब ब्लड को पंप करना होगा, ऐसा प्रेशर के साथ रिलीज करना होगा, तो ऑब्वियस बात है उसकी दीवार कैसे ऊंची मोटी होनी चाहिए, तो इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो क्या होती है? थिकेस्ट वॉल होती है, ठीक है। ये साइड राइट होती है, ये साइड लेफ्ट होती है, सब कुछ। एक काम करते हैं ना, हम हार्ट का एक इमेज देख लेते हैं, सो दैट कि हमें अच्छे से पता लग जाएंगे। वेट अ मिनट, नहीं से यार, अरे 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 अरे, किसकी फोटो थी भाई? कहीं मुझे कॉकरोच ना कह दे, इसलिए मैं जल्दी से हटा लेता हूँ। क्या नाम है? हार्ट इमेज, HEART, दो हार्ट इमेज डायग्राम, ठीक है। फेसबुक कौन सा है यार? जरा नहीं चली गए। वेट अ मिनट, ये फिर से दिख गए। वेट अ मिनट, वही है। अरे यार तो बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ हल्का फुल्का चलेगा, राइट। इजी मिल जाए, ये रहा, नहीं दिखा है, देखो ये आपका हार्ट का है ना चित्र है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है? लेफ्ट आर्ट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो साइड है वो थोड़ा गदर हो गई थी, यहाँ पे रहती है और यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ तो पेन चलेगी, नहीं चला लेते हैं। देखो ये आपका क्या है? लेफ्ट साइड है, ठीक है, और ये पूरा लेफ्ट साइड है, इधर का पूरा लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे क्या होगा? लेफ्ट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे राइट आर्ट्रियम है और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है। हमने क्या बोला कि जो वॉल है, हमने ना बोला ना, जो लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल है वो थिकेस्ट वॉल है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाली वॉल है, लेफ्ट वेंट्रिकल का लेफ्ट वेंट्रिकल वाली वॉल ये थिकेस्ट वॉल है, ठीक है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाली वॉल है वो थिकेस्ट है, क्यों? क्योंकि इसको ब्लड को पंप करना है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के लिए, राइट। ओके, अब वेल्व क्या होता है? ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो से। जैसे कि पता नहीं है कि एक्सपोज भी, यहाँ से ब्लड आया अंदर, अभी ब्लड अंदर आया, ये इस वाले चैम्बर में चले गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड आया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चलेगा। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिस्टम बना हुआ, मतलब मसल्स का, लाइक समथिंग ऐसे करके, इसे कहते हैं वेल्व। कि जैसे ये ब्लड यहाँ पे फिल हो गया तो ये प्रेशराइज करेगा, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, बट ये बंद हो जाएंगे। तो वेल्व पहले ओपन थे, जब ये चले गया पूरा तो ये बंद हो गया, जिससे कि बैक फ्लो नहीं होगा, ब्लड ऊपर नहीं, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो वेल्व प्रिवेंट बैक फ्लो, राइट। ट्राइकस्पिड वेल्व होता है, वो कहाँ होता है? राइट आर्ट्रियम वेंट्रिकल के अंदर। तो जो ट्राइकस्पिड वेल्व है वो राइट आर्ट्रियम वेंट्रिकल के पास है, जबकि जो बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वेल्व है वो लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल के पास है। तो जो लेफ्ट वाला पार्ट है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, आप देखोगे सर क्या कुछ मुझे कर दिया, चलो ऐसा बनाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। 4 चैम्बर बनाए ना, ये लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये राइट आर्ट्रियम हो गया और ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा कि ब्लड यहाँ से आया नीचे की तरफ, तो यहाँ पे वेल्व थी, वेल्व क्या करेगी? वापस ब्लड न जाए इसलिए प्रिवेंट करेगी, तो वेल्व क्या करती है? वापस ब्लड जाने से प्रिवेंट करती है, राइट। वापस ब्लड जाने से क्या करती है? प्रिवेंट करती है, ओके। तो वापस ब्लड जाने से प्रिवेंट करती है वेल्व। अब ये 2 नाम कह रहे हैं, एक होती है ट्राइकस्पिड वेल्व। तो ट्राइकस्पिड वेल्व को कहाँ पाई जाएगी? राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये राइट आर्ट्रियम में और राइट वेंट्रिकल है। यहाँ पे जो वेल्व पाई जाएगी ये पाई जाएगी ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड पाई जाएगी, राइट, क्या पाई जाएगी? ट्राइकस्पिड पाई जाएगी। और यहाँ पे ये क्या पाई जाएगी? ये पाई जाएगी बाइकस्पिड, ये पाई जाएगी बाइकस्पिड, ठीक है। बाइकस्पिड को प्यार से क्या बोलते हैं? मिट्रल वॉल्व बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व, राइट। और ट्राइकस्पिड को ट्राइकस्पिड बोलते हैं। अब आता है सेमिल्यूनर वॉल्व एट द बेस ऑफ ऑल्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो वापस आओ, ठीक है, ये ऑल्टा है ये वाला, और ये पल्मोनरी आर्टरी हो गई ये वाली, ठीक है। इसके बेस पे क्या पाया जाता है? इसके बेस पे आता है समाइनल, क्या पाया जाता है? सेमिल्यूनर वेल्व पाया जाता है, ठीक है। किसके बेस पे? ऑल्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी के बेस पे पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, स्टैटिक है पूरा। अब आता है कंडक्शन पाथवे। कंडक्शन पाथवे मतलब क्या है कि कैसे हार्ट जो है वो लपडप कर रहा है, कैसे धड़क कैसे रहा है, पावर कहाँ से आ रही है। तो ऐसे नोड इंपॉर्टेंट, ऐसे नोड, ठीक है। इसे साइनो आर्ट्रियल नोड बोलते हैं, साइनो आर्ट्रियल नोड। ऐसे नोड को क्या बोला जाता है? साइनो आर्ट्रियल नोड बोलते हैं ऐसे नोड को। एंड फिर इसके बाद आता है एवी नोड। तो ऐसे नोड के बाद क्या है? एवी नोड। फिर है बंडल ऑफिस, फिर क्या है? बंडल ऑफिस है, एंड देन पुरकंजी फाइबर्स है।
तो कंडक्शन पाथवे की बात करेगा। एग्जाम में अगर ऐसा लिस्ट बना के दे दी, सीक्वेंस बना के दे दिया, पहले ऐसे नोट दे दिया, फिर ए बी नोट दे दिया, फिर बंडल ऑफ फेस दे दिया, फिर पुटंजी फाइबर दे दिया, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगर इधर से इधर कर दिया किसने तो फिर ये गलत जाएगा। सीक्वेंस में हम पढ़ते हैं ना, तो ऐसे नोट पहले आएगा, फिर ए बी नोट आएगा, फिर बंडल ऑफ फेस आएगा, फिर पुटंजी फाइबर आएगा। मतलब एक कांच फेंको, एक कंचा फेंको, कंचा पहले ऐसे नोट के पास जाएगा, फिर जाएगा ए बी नोट के पास, फिर जाएगा बंडल ऑफ फेस के पास, एंड देन जाएगा पुटंजी फाइबर के पास। अरे कंचा नहीं है, ये सिग्नल्स हैं। ठीक है, ऐसे नोट से सिग्नल जनरेट होते हैं, फिर वो ए बी नोट के पास जाते हैं, फिर वो बंडल ऑफ फेस के पास जाते हैं, एंड फिर वो पुटंजी फाइबर के पास जाते हैं। ठीक है, ऐसे नोट को क्या बोलते हैं? नेचुरल पेस मेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल पेस मेकर। ठीक है, क्योंकि कहाँ लोकेटेड है? राइट आर्टरियम पे लोकेटेड। राइट आर्टरियम कहाँ है? ये रहा राइट आर्टरियम। तो यहाँ कहीं लोकेटेड है क्या? ऐसे, सॉरी, यहाँ कहीं लोकेटेड है ऐसे नोड। राइट, राइट आर्टरियम जो वॉल है ना, वहाँ पे लोकेटेड है ऐसे नोड। तो हमने यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा अपना देख लिया। राइट, हम बात करते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, डबल सर्कुलेशन बात करते हैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन तो हमारे पास दो टाइप की सर्कुलेशन है, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरी है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई दो टाइप की सर्कुलेशन है। कौन कौन सी टाइप की सर्कुलेशन है? एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, और एक है आपका सिस्टमिक, सिस्टमिक सर्कुलेशन। चुपके से ध्यान रखना, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मन जहाँ भी बढ़ाएगा पल्मोनरी, उसका मतलब क्या? लंग्स से रिलेटेड है। ठीक है, लंग्स, फेफड़ों से। ओके, सो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? पहले ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा कहाँ पे? विया पल्मोनरी आर्टरी। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, फिर वो जाएगा लंग्स में, फिर वो जाएगा ऑक्सीनेटेड होकर लंग्स से कहाँ? पल्मोनरी वेन में, एंड देन जाएगा लेफ्ट आर्टरियम में। आया समझ? नहीं आया? चलो समझा देते हैं। देखो, जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल कहाँ था? ये राइट वेंट्रिकल, ये राइट आर्टरियम है, ये राइट वेंट्रिकल था, ये लेफ्ट आपका आर्टरियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल था। राइट, अब ये कह रहा है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन बढ़ रहा है राइट वेंट्रिकल, ये जो राइट वेंट्रिकल है ये वाला, यहाँ से डीऑक्सीजन ब्लड आएगा। क्या आएगा? डीऑक्सीजन ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आएगा, और कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। अब लंग्स जो है वो काम करता है प्यूरिफिकेशन का। ठीक है, लंग्स क्या काम करेगा? प्यूरिफिकेशन का, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और ऑक्सीजन दे देगा। तो लंग्स के बाद हमारा जो डीऑक्सीजन ब्लड था वो क्या बन गया? ऑक्सीनेटेड ब्लड बन गया, साफ खून बन गया। तो लंग्स से, लंग्स में आने से पहले वो खराब खून था, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून था। लंग्स के बाद वो साफ होकर क्या बन गया? ऑक्सीनेटेड ब्लड बन गया, मतलब अच्छा खून बन गया। तो कहाँ जाएगा? पल्मोनरी वीन में जाएगा। कहाँ जाएगा? पल्मोनरी वीन में जाएगा। फिर पल्मोनरी वीन से कहाँ जाएगा? लेफ्ट आर्टरियम में, यहाँ चले जाएगा। राइट, ओके। एक तो सर्कुलेशन हो गया, दूसरा सर्कुलेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ है? तो ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सा ब्लड जा रहा है? ऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है, क्योंकि लेफ्ट आर्टरियम से ऑक्सीनेटेड ब्लड है कहाँ पे? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कौन सा ब्लड है? ऑक्सीनेटेड ब्लड है, साफ ब्लड है। ये कहाँ जाएगा? ऑल्टा। तो एक ऑल्टा में जाएगा, यहाँ से ऑल्टा में चले गया, फिर बॉडी टिश्यू में जाएगा, हमारी बॉडी को नरिश करेगा। देन हमारी बॉडी क्या कुछ तो बेकार का प्रोड्यूस करेंगे ना, हमारी बॉडी काम करने के बाद कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है वो बिना कावर में आएगा। ठीक है, एंड फिर राइट आर्टरियम से के अंदर से जाएगा। राइट आर्टरियम ये रहा। तो इस तरीके से ब्लड जो है दो बार घूमा, तो एक पल्मोनरी सर्कुलेशन में घूमा, दूसरा घूमा आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। ठीक है, तो एक बार अपने आप से उससे ये रीड कर लेना इस तरीके से। यार वीडियो वैसे करना, दोबारा से रिपीट कर लेना एक बार। ठीक है, ब्लड प्रेशर, नॉर्मल वैल्यू ब्लड प्रेशर की 120/80 mmHg है। ठीक है, 120 ऊपर नीचे 80। सिस्टोलिक डायस्टोलिक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। ठीक है, मेजरिंग यूजिंग अ स्फिग्मोमैनोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर किससे नापते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। ठीक है, ऊपर वाला क्या होता है? सिस्टोलिक, नीचे वाला क्या होता है? डायस्टोलिक। राइट, ये जो वॉल्स होती है ना आपकी, उसके ऊपर बेस्ड है। कभी डिटेल में पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। राइट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देख लेते हैं, लेक्चर बाद में बाद में बात करेंगे लेक्चर का। ठीक है, तो बचा इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें। इसमें हम बात करेंगे नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम की। ठीक है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे, जिसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? पैक लगा लिया, टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, तो कंट्रोल नहीं है, और बॉडी अपने आप को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही। मतलब आपके पैर जो है आपके दिमाग के साथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं है। दिमाग कहता है यहाँ चल, पैर कहीं और जा रहे हैं, तो इसे कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कमी आ जाना। अच्छा, जो ह्यूमन ब्रेन है, जो मेजर पार्ट है, की फंक्शन है इसका। ठीक है, चलो देखते हैं। ब्रेन डिवीजन, फोर ब्रेन होता है हमारा। ठीक है, फिर होता है मिड ब्रेन एंड फिर होता है एंड ब्रेन। ठीक है, तो कितने पार्ट है ब्रेन के? तो ब्रेन के हमारे 3 पार्ट है मेजर। ठीक है, जो हमारा फोर ब्रेन है उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये फोर ब्रेन मतलब आगे वाला पार्ट ब्रेन का। ठीक है, इसको प्रोसिपेरॉन भी बोलते हैं। तो जहाँ भी सिपेरॉन बढ़ा था ना उसका मतलब ब्रेन। राइट, अच्छा, सेरिब्रम क्या है? लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, तो जो फोर ब्रेन है, जो फोर ब्रेन है
उसके 3 पार्ट हैं, सेरिब्रम है, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है। एक होता है सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम, और एक होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम कहाँ है? हिंड ब्रेन का पार्ट है, तो बलमा जो है वो हिंड ब्रेन के पास है, राइट, मतलब याद करने के लिए। सेरिब्रम सीट ऑफ इंटेलिजेंस, आपकी इंटेलिजेंस कितनी है सेरिब्रम बताएगा, ठीक है। याद करने की पावर, लॉजिक लगाने की पावर, विल पावर, ये सब किसमें है? ये आपका सेरिब्रम में है, राइट। वॉलंटरी एक्शन लेने की पावर, सेंसरी इंटरप्रिटेशन की पावर, मतलब विजन, हियरिंग वगैरह सब आपका कहाँ है? सेरिब्रम के अंदर है। फिर थैलेमस क्या करता है? रिलाई करता है रिले सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। फिर रिले सेंटर है किसके लिए? सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग। जैसे आपने किसी हॉट चीज़ को टच किया, चाय वो मतलब हॉट टी, चाय चाय को टच किया, सेंसिटिविटी गई, कुछ गर्म गर्म टच कर दिया आपने, ठीक है, और फिर मोटर सिग्नल क्या करेगा? आपकी मसल्स को हाथ तो आप डालोगे, ठीक, कहाँ सिग्नल कहाँ मैच हो रहा है सब चीज़ें? तो थैलेमस में मैच हो रहा है, राइट। फिर हाइपोथैलेमस में क्या होता है? हाइपोथैलेमस में थर्मो रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर में, जहाँ भी बॉडी टेम्परेचर दिखे तो हाइपोथैलेमस लगा देना, ठीक है। हाँ, वैसे हंगर को भी करता है, थर्स्ट प्यास को भी करता है, जैसे मुझे अभी लग रही है प्यास, ठीक है, तो कौन सेंटर एक्टिवेट हो रहा है? हाइपोथैलेमस। फिर इमोशनल बिहेवियर, जब आप रो जाते हो किसी की याद में तो फिर ये इमोशनल बिहेवियर कौन? हाइपोथैलेमस क्रिएट करता है। स्लिप साइकिल कौन देखता है? हाइपोथैलेमस देखता है। मास्टर रेगुलेशन ऑफ एंडोक्राइन सिक्रेशन, एंडोक्राइन सिक्रेशन करते क्या होता है? ब्लड है ना, ब्लड में से जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उसे होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो जब हार्मोन्स ब्लड के अंदर रिलीज हो एंडोक्राइन सिस्टम, और जब हार्मोन जो है ब्लड के बाहर रिलीज होता है एक्सोक्राइन सिस्टम। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्या है? एक्सोक्राइन सिस्टम। एग्जाम्पल किसका है? डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम का, क्योंकि ब्लड के बाहर हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, राइट। ओके, मिड ब्रेन, इसमें कॉर्पोरा होता है, क्वाड्रिंग जिमिनिया, ठीक है। तो कॉर्पोरा किसका पार्ट है? मिड, बेचारा मिड ब्रेन ऐसा ये वाला पार्ट है, एक ही पार्ट है इसके पास, क्या गरीब है। कोऑर्डिनेट विजुअल क्या करता है? विजुअल कोऑर्डिनेशन करता है, ऑडिटरी कोऑर्डिनेशन करता है, पिट्यूटरी एक्सरसाइज करता है। लेट्स सपोज किसी ने मुझे कुछ बोला ऐसा, तो यहाँ से किसी ने मुझे कुछ बोला, मतलब किसी ने अब्यूज़ किया, मैंने ऐसे देखा, राइट, और मैंने ऐसे करा, तो ये क्या है? ये मिड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। हिंड ब्रेन क्या करता है? हिंड ब्रेन का दूसरा नाम है लॉन्ग ब्रेन से पहले, देखो इतना याद नहीं है। हिंड ब्रेन में 3 पार्ट है, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ओब्लांगेटा। रिपीट कर दो, पोन्स है, राइट, PONS, पोन्स। तो सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ओब्लांगेटा। तो सेरिबेलम जो है वो मेंटेन करता है बॉडी पोस्चर को, ठीक है, बैलेंस को, इक्विलिब्रियम को। जब 2 पैर लग जाते हैं ना, तो क्या चीज़ गड़बड़ हो जाती है? सेरिबेलम गड़बड़ होता है, ना कि सेरिब्रम, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट प्रिसाइज मसल्स मूवमेंट्स, मसल मूवमेंट्स को प्रिसाइज मसल मूवमेंट्स कहते हैं, सीधे लाइन में चलते हैं, टेढ़ा मेढ़ा भागता है, तो किसकी वजह से सेरिबेलम एक्टिवेट नहीं होता वहाँ पे, या कुछ ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। सीवियरली अफेक्टेड है, अल्कोहल से अफेक्ट होता है, कौन सा पार्ट? सेरिबेलम। कौन ये रिले करता है पाथ की रिलेइंग पाथ से, जैसे बिटवीन सेरिबेलम एंड सेरिबेलम। जो सेरिब्रम ऊपर वाला पार्ट है और जो सेरिबेलम है, इसको ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। कंटेन करता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर फॉर रेस्पिरेटरी रिदम, तो भाई सांस का चलना और उतरना होता है, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, इस तरीके से, तो कहाँ होता है? बोन्स में होता है, राइट। फिर मेडुला ओब्लांगेटा, कंट्रोल इनवॉलंटरी वाइटल एक्शंस। तो जो मेडुला ओब्लांगेटा है वो कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी वाइटल एक्शन, जितने भी इनवॉलंटरी काम है आपकी बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल हार्ट बीटिंग, फॉर एग्जांपल मसल्स का काम, जो कि आपके स्टमक मसल्स उसका काम, सब इनवॉलंटरी है, ठीक है। तो कौन देख रहा है? मेडुला ओब्लांगेटा। कार्डियोवास्कुलर, हार्ट वाला, रेस्पिरेशन रिदम, सांस लेना, दिन बाहर छोड़ना, मेडुला ओब्लांगेटा, क्योंकि हमारी वॉलंटरी, हमारी विल पावर में नहीं है ना। गैस्ट्रिक सिक्रेशन हमारी विल पावर में नहीं है, कौन देखेगा? मेडुला ओब्लांगेटा। वोमिटिंग हमारी विल पावर में क्या आ जाती है, जब आनी होती है, मेडुला ओब्लांगेटा देखेगा। स्वलाइन, गटक जाना, यहाँ तक आ जाए बस चीज़, अंदर निकल देती चीज़ें, तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो कैसी बात है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो कौन देखेगा? मेडुला ओब्लांगेटा। तो हमने ये चीज़ देख ली, राइट। तो इतना हमने पढ़ लिया है, फोर ब्रेन, सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जब भी वर्ड आएगा तो आप देख लेना, बॉडी टेम्परेचर नाम होगा, मैच कर लेना, ठीक है। बाकी दारू पीने के बाद सेरिबेलम गड़बड़ा जाता है। सेरिब्रम को कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? पोन्स, ठीक है। मेडुला ओब्लांगेटा इनवॉल्यूटरी एक्शन के लिए, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट हो गया, राइट, ठीक है। अब ये पार्ट है, ये क्या है? आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, इसको भी खत्म कर लेते हैं, ठीक है। चलो, एंडोक्राइन सिस्टम। अब ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, एक होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्लैंड क्या है? मसल्स का गुच्छा होता है, ठीक है, टिश्यू का गुच्छा होता है, जो कि कुछ सीक्रेट करता है, कुछ चीज़ें रिलीज करता है, उसको कहते हैं ग्लैंड्स, राइट। अब पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, और एक हो गया थायराइड ग्लैंड, दूसरा हो गया आपका पैनक्रियाज ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, तीसरा हो गया एड्रेनल ग्लैंड, राइट, एड्रेनल ग्लैंड। ओके बच्चा, चलो इतना हो गया। एक एक ग्लैंड को पकड़ते हैं, उसके फंक्शन में बात करेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड, और अंडर हाइपोथैलेमस कंट्रोल। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, उसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, ग्लैंडों की ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, महाराजाओं के राजा, महाराज, पिट्यूटरी, राइट, विजयनगर में पैड, राइट। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। क्या रिलीज कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड? तो ग्रोथ हार्मोन, या जो आप इतने से इतने बड़े हो गए ना, वो सब किसकी वजह से हुआ है? ग्रोथ हार्मोन की वजह से। कौन रिलीज कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। वैसोप्रेसिन, ADH, वैसोप्रेसिन, ध्यान रखना, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ये 3 हार्मोन रिलीज कर रहा है कौन? पिट्यूटरी। पहला ग्रोथ हार्मोन इंपॉर्टेंट, ठीक है, वैसोप्रेसिन, दूसरा, तीसरा ऑक्सीटोसिन। अब जो ग्रोथ हार्मोन है ऑब्वियस सी बात है, क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा सोमैटिक ग्रोथ को। सोमैटिक ग्रोथ मतलब क्या है? सेक्सुअल ग्रोथ नहीं, सोमैटिक ग्रोथ, जो कि बॉडी ग्रोथ है, वो इंक्रीज करेगा। हाइपर सीक्रेशन अगर हो जाए, मतलब अगर ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट जाए, मैंने बोला पिट्यूटरी जो है वो बॉडी के अंदर 2 ग्राम जो है वो रिलीज होता है, एग्जाम्पल के तौर पर। ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? गिगनेटिज्म हो जाएगा,
तो गिगैंटिज्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर कम हो जाए तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, राइट। तो अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जा रहा है तो गिगैंटिज्म हो जा रहा है, और अगर कम अमाउंट में रिलीज हो रहा है तो ड्वार्फिज्म हो जा रहा है, ठीक है। फिर वैसोप्रेसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन्स, तो नेफ्रॉन्स होते हैं जो हमारी किडनी होती है उसकी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर यूनिट है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है कि वो वाटर रीअब्जॉर्ब करे या ना करे, वो कौन डिसाइड करेगा? वैसोप्रेसिन डिसाइड करेगा। अगर अगर वैसोप्रेसिन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जा रहा है तो वो डायबिटीज़ इंसिपिडस कॉज करता है, मतलब फ्रीक्वेंट डाइल्यूट यूरिनेशन, बहुत पानी पानी जैसा यूरिन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट, ठीक है। तो वैसोप्रेसिन। अब होता है ऑक्सीटोसिन, क्या करता है? यूट्रिन वॉल कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, मिल्क इजेक्शन हार्मोन। देखो जो ऑक्सीटोसिन है उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन कहाँ पे है? विमेन के केस में। जैसे अगर किसी विमेन, कोई विमेन जो है बर्थ दे रही है किसी बेबी को, तो कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉन्ट्रैक्शन चाहिए मसल्स में, सो दैट कोई बेबी बाहर निकल जाए। तो कौन काम कर रहा है? ऑक्सीटोसिन काम कर रहा है, ठीक है। और फिर जैसे प्रोड्यूस हो गया बेबी, उसको मिल्क पिलाना पड़ेगा, तो मिल्क इजेक्शन में कौन काम कर रहा है? ऑक्सीटोसिन काम कर रहा है, ठीक है। देख लो कितने इंपॉर्टेंट काम है, कितने इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। थायराइड हार्मोन क्या करेगा? ये थायरोक्सिन, जो थायराइड होता है वो कौन सा हार्मोन यूज करता है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन में T4 T3, ठीक है, T4 T3 याद रखना। थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन, थायराइड जो ग्लैंड है थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज कर रही है T3 एंड T4। अब ये रेगुलेट कर रहा है बेसल मेटाबॉलिक रेट को, जो मेटाबॉलिक रेट है उसको रेगुलेट कौन करता है? थायरोक्सिन। डेफिशिएंसी को करते हैं सिंपल गोइटर। अगर थायराइड की, अगर थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी कम हो जाती है तो ये जो गला है ना आपका फूल जाएगा, बिना पिटाई के फूल जाएगा, इसे बोलते हैं गोइटर। और इसे मैक्सिमा एंड किटनिज्म इन चिल्ड्रन। हाइपर सिक्रेशन अगर ज़्यादा अमाउंट में दी जाए तो क्या करेगा? ग्रेव्स एंड डिजीज, ग्रेव्स डिजीज कॉज कर देगा, ठीक है। ये सिंपल गोइटर याद रखना। पैनक्रियास क्या सीक्रेट करता है? इंसुलिन एंजाइम सीक्रेट करता है, ये हार्मोन सीक्रेट करता है। और ये ध्यान रखना, बीटा सेल्स, एक होता है अल्फा सेल, होता है बीटा सेल्स। तो जो आपका इंसुलिन है वो बीटा सेल से आता है, ठीक है। इंसुलिन कौन सा सेल से आएगा? बीटा सेल से आएगा। क्या करेगा? लोअर ब्लड ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज क्या करता है? लोअर करता है। भाई अगर कोई डायबिटिक वाला पेशेंट है तो उसका मतलब ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हाई है उसके अंदर, ब्लड के अंदर, तो उसको कम करना है तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो अवेलेबल नहीं है इंसुलिन बनाने के लिए। ये क्या करेगा? इंसुलिन ये कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, लीवर के अंदर, मसल्स के अंदर। अब अगर मान लो इसकी कमी हो जाए, पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज कर रहा है, इंसुलिन की कमी हो जाए, तो जब इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ हो जाएगी। इसका पूरा नाम क्या है? डायबिटीज़ मेलिटस, राइट। अच्छा, फिर पैनक्रियाज क्या रिलीज कर रहा है? ग्लूकागन, जो कि अल्फा सेल सीक्रेट करता है। तो इंसुलिन कौन सीक्रेट कर रहा है? बीटा सेल्स, जबकि जो ग्लूकागन है वो कौन सीक्रेट कर रहा है? अल्फा सेल्स। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज बाय प्रमोटिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। तो ये ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करता है, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज, लेट्स सपोज में दो चीज़ होती है ना यार, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ सकता है, उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन आएगा। ब्लड के अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन या ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है, तो उसको बढ़ाने के लिए कौन आएगा? ग्लूकाजन या ग्लूकागन बोलते हैं उसको, ठीक है। ओके, ये ध्यान रखना, इंसुलिन बीटा सेल से रिलीज होता है और जो ग्लूकागन जो है वो अल्फा सेल से, दोनों के काम उलट है एक दूसरे के, राइट। अब आता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, ग्लैंड ऑफ 3F बोलते हैं इसको, फ्राइट, फाइट, फ्लाइट, ठीक है। भाग लो या भाग लो वाला हार्मोन है, भाग लो या भाग लो, मतलब अगर शेर आया आपके पास, या तो उसको भाग ले लो या भाग जाओ, या पार्टिसिपेट कर लो लड़ाई में या फिर भाग जाओ वहाँ से, भागने वाला ही है, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रेनलिन। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है वो रिलीज करेगा एड्रेनलिन, राइट। एपिनेफ्रिन बोलते हैं, नोरेड्रेनालिन बोलते हैं। तो ये इमरजेंसी हार्मोन होता है, तो जब कभी भी एग्जाम में दिख जाए, बस दिख पड़ जाए ना इमरजेंसी हार्मोन, तो तुरंत एड्रेनलिन लगा देना। कौन रिलीज कर रहा है? एड्रिनल ग्लैंड रिलीज कर रहा है, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको? 3F बोलते हैं, 3F, फाइट, फ्लाइट एंड फाइट। और एड्रेनलिन कहाँ से निकल रहा है? एड्रिनल ग्लैंड से निकल रहा है, राइट। भाई तेजी से रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, कोई ऐसी चीज़ दिख गई सामने, बस अब गए, तो पसीना आना, हार्ट रेट बढ़ जाना, ठीक है, सब हो जाता है ना। पाइल रिएक्शन पर गूज बम्प हो जाते हैं, वो भी जाता है। फिर क्या रिलीज कर रहा है? कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन। तो जो एड्रेनल ग्लैंड है वो कॉर्टिसोल एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है। ये रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, वाटर बैलेंस को एंड इलेक्ट्रोलाइट को। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो इंसुलिन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंसुलिन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन, चलो अपने बारे में बात कर ली, तो थोड़ा हमारे जो फ्रेंड्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, प्लांट्स हार्मोन्स, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्लांट को बोलते हैं फाइटो हार्मोन, जो प्लांट के हार्मोन को बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स, राइट। बीपीएससी में पूछा जाएगा, क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड जहाँ भी चीज़ आएगी ना वहीं थप्पा बोल देंगे, वहीं पूछा जाएगा, राइट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप में, वेट मिनट। सबसे पहला है ऑक्सिन, जिसे IAA बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो पहला हार्मोन क्या है? ऑक्सिन, ठीक है। रात ज़्यादा हुई है, ये भी चल रहा है भाई, चल जाओ यार, ऐसे गुस्सा मत करो, ठीक है। चलो समझाता हूँ। ऑक्सिन पहला हार्मोन है, प्लांट हार्मोन ऑक्सिन है, तो उसको इंडोल 3 एसिटिक एसिड बोला जाता है, राइट। क्या प्रमोट करता है? इस एपिकल डोमिनेंस प्रमोट करता है, चलिए क्या, चलिए। तो क्या प्रमोट करता है? एपिकल डोमिनेंस प्रमोट करता है। चलो समझाते हैं इसमें क्या होता है। तो पहला हार्मोन है प्लांट हार्मोन ऑक्सिन, इसको IAA बोला जाता है, ठीक है। क्या प्रमोट करता है? एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस। जैसे मान लो प्लांट है, ये जो एपिकल, जो ये वाला हिस्सा है इसको प्रमोट करेगा, इसको ग्रो करवाएगा। तो जो ऑक्सिन हार्मोन है ये इसको ग्रो करवाएगा, ये वाली ग्रोथ कम करेगा। तो जो लेटरली ग्रोथ हो रही है इसको नहीं होने देगा, ये ऊपर की तरफ ग्रोथ करवाएगा और नीचे की तरफ ग्रोथ करवाएगा। तो रूट बढ़ाएगा और शूट बढ़ा देगा,
लिटल ब्रांच को बढ़ने देगा, ये ऑक्सीजन देखा एपिकोडोमिनेस करना, प्रिवेंट करेगा लिटल बड ग्रोथ को, फोटोट्रोपिज्म को, बेंडिंग टूवर्ड लाइट, ठीक है, एंड सेल एलोंगेशन करवाता है, प्रिवेंट करता है प्रीमैच्योर लीफ एंड फ्रूट फॉल को, कि पहले से मैच्योर हो जाएगी लीफ और गिर जाएगी, पहले से फ्रूट मैच्योर हो गया वो गिर जाएगा, तो उसको प्रिवेंट करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है तुम याद रखना, एपिकल डोमिनेंस को कौन प्रमोट करता है, आईए ऑक्सीजन। फिर जिब्रेलिन्स, जीए बोलते हैं इसको, ये बोल्टिंग प्रमोट करता है। बोल्टिंग क्या होता है, सडन इंटरनोडल एलोंगेशन इन रोजेट प्लांट। इंटरनोडल क्या होता है, ये पत्ती हो गई यार, क्या भाई क्या तो चल रहा है, ये इसके बीच का डिस्टेंस है, ये क्या कर देगा, तो बोल्टिंग प्रमोट करता है। सडन इंटरनोडल एलोंगेशन इन रोजेट प्लांट्स ब्रेक सीड डोरमेंसी एंड इंक्रीज ग्रेप वाइन शुगर केन स्टेम लेंथ, तो इसको इंक्रीज करता है। जैसे ये छोटा है, अगर मैं इस पर क्या डालूंगा, जिब्रेलिन डाल दूंगा, तो ये इंटरनोडल लेंथ बढ़ जाएगी, इसलिए इसको कहते हैं इंटरनोडल लेंथ। ये नोट्स हैं, जहाँ से पत्ती रिलीज हो रही है ना वो नोट्स हैं, जहाँ से फ्रूट्स आता है वो नोट्स कहलाता है। इसके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, इंटरनोडल। दो नोट्स के बीच का डिस्टेंस कहता है इंटरनोडल। कौन बढ़ाता है, जिब्रेलिन बढ़ाता है, ठीक है, स्टेम की लेंथ बढ़ाता है जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन प्रमोट्स एक्टिव सेल डिवीजन, तो जहाँ भी सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाली बात आएगी तो कौन सा हार्मोन है, साइटोकाइनिन है। साइटो मतलब सेल, याद रखना, ठीक है। फिर इथाइलिन केवल गैसियस प्लांट हार्मोन है, ठीक है, ओनली गैसियस प्लांट। सारे के सारे हार्मोन जो है वो लिक्विड में होंगे, बट जो इथाइलिन है वो केवल गैसियस प्लांट हार्मोन है। गैसियस प्लांट हार्मोन इंपॉर्टेंट है, किसकी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। तो केवल गैस की फॉर्म में कौन सा हार्मोन है, इथाइलिन। और ये फ्रूट राइपनिंग करता है, मतलब फ्रूट को पकाता है, वैसे नहीं पकाता है, फ्रूट को पकाता है, ठीक है। और एब्सिसिक एसिड ये इंपॉर्टेंट है, ये जाना जाता है स्ट्रेस हार्मोन की तरह। तो एब्सिसिक एसिड को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। क्यों, क्लोजेस्ट स्टोमेटा ड्यूरिंग ड्रॉट, जब सूखा होता है, पानी नहीं होता, जब स्टोमेटा ओपन होंगे, हमने बचपन में पढ़ा है स्टोमेटा ओपन होता है, इवैपोरेशन होता है। तो स्टोमेटा नहीं, स्टोमेटा है, छेद है स्टोमेटा है उसको, अब ये मान लो बंद हो गया तो इवैपोरेशन नहीं होगा। जैसे स्टोमेटा खुलेगा तो पानी सो ऊपर से खींचेगा ना इवैपोरेशन के थ्रू। तो ये कह रहा है कि जो एब्सिसिक एसिड है वो स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है, और ये क्लोज करता है स्टोमेटा को ड्यूरिंग ड्रॉट, इंड्यूस करता है सीड डोर्मेंसी एंड प्रमोट करता है एब्सिसिस, मतलब फॉलिंग ऑफ लीव्स को प्रमोट करता है और फ्लावर्स को, ठीक है, गिर जाए, ठीक है, क्या फ्लावर्स एंड लीव्स, ठीक है, इनहिबिट ग्रोथ करता है ग्रोथ को। तो एब्सिसिक एसिड की जो जाना जाता है उसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है, और ये ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, रोकेगा। ग्रोथ को रोकने वाला कौन सा हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड, राइट। ग्रोथ को रोकने वाला कौन सा हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन है, ठीक है। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये प्लांट हार्मोन्स हो गया, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लेना वीडियो, कम अपना काम हो जाएगा, राइट। तो जब एग्जाम में जाओगे दल दल टिक मारना है आपको बस, राइट। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, इसके मैकेनिज्म्स की यूनिट के बारे में देखेंगे, राइट। फिर आपका सेल बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा, ओके। सो चलते हैं आगे, आगे मतलब कल करते हैं, राइट, क्योंकि भी बहुत सारे हैं, ये बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, ठीक है। चलो, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज़ जाते जाते रिक्वेस्ट, यार रिक्वेस्ट नहीं है तो मतलब अब तो बन गया ना रिलेशन अपना, तो एक काम कर लो, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, गुड नाइट।